नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एग्जाम मंत्रा के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं कंपनी अंकेक्षक यानी जो ऑडिटर है उसके अधिकार और कर्तव्य, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर जो धाराएं दी हुई है उन धाराओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि धाराओं से संबंधित क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और अभी जो 21 तारीख को जूनियर अकाउंटेंट का पेपर होने वाला है राजस्थान विद्युत विभाग का, उसके अंदर भी जो है वो धाराओं से संबंधित कुछ प्रश्न जो है पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर जो धाराएं दी हुई है वो धारा 139 से लेकर 148 तक दी हुई है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सभी एक एक करके सभी धाराओं को अपन जो है वो देखेंगे। वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपने हमारे चैनल राजस्थान एग्जाम मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो है वो ऐसे ही आने वाले वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन आपको जो है वो बहुत दबाना जरूरी है, वरना आपको जो नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अपन कंपनी अधिनियम 2013 की कुछ धाराओं की। सबसे पहले बात करते हैं अपन कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा है 1 नंबर, जो है अपनी नियुक्ति अर्थात अंकेक्षक ऑडिटर की नियुक्ति। देखिए कंपनी अधिनियम 2013 जो है वो अभी लेटेस्ट अधिनियम है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 139 नंबर धारा जो संबंधित है वो है अंकेक्षक की नियुक्ति से। क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि अंकेक्षक की नियुक्ति धारा अंकेक्षक की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 139, 149, 142, 144। उसमें से आपको जो है वो सही उत्तर को चूज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम धारा 139 की, जो कि अंकेक्षक की नियुक्ति से संबंधित है। देखिए इसको फिर और उपधाराओं के अंदर भी बांटा गया है। जैसे धारा 139(1) यानी धारा 139 को और उप भागों के अंदर बांटे तो 1 नंबर जो भाग आता है वो है निजी कंपनी में नियमित अंकेक्षक की नियुक्ति। यानी अगर आप निजी आपकी कंपनी देखिए, 2-3 प्रकार की कंपनी होती है। एक तो होती है सार्वजनिक कंपनी, एक होती है निजी कंपनी और एक होती है एकल कंपनी, एकल स्वामी वाली कंपनी भी होती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन धारा 139(1) की। तो धारा 139(1) क्या कहता है कि निजी कंपनी यानी निजी कंपनी अगर है, निजी कंपनी के बारे में अपन बात करेंगे कि निजी कंपनी के अंदर अगर अंकेक्षक की नियुक्ति करनी हो तो किस प्रकार अपन जो है वो करेंगे। तो पूछा जा सकता है कि निजी कंपनी की अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए कौन सी धारा है, तब 139 नहीं आएगा, तब आएगा 139(1). तो देखिए प्रत्येक कंपनी के अंदर जो है वो एक निजी हो या सरकारी हो एक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। और ये जो है वार्षिक साधारण सभा में किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जो इस पद पर इस सभा की समाप्ति से 6ठी वार्षिक साधारण सभा तक यानी 5 वर्षों के लिए जो है अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। जब 6ठी साधारण सभा होती है वार्षिक, उसमें जो है उस तक पद बना रहता है और उसके बाद जो है 6ठी साधारण सभा में जो है उसकी 6ठी साधारण सभा की समाप्ति पे जो है वो नए अंकेक्षक का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर नया अंकेक्षक की नियुक्ति करनी है तो उस पुराने अंकेक्षक को 7 दिन के भीतर जो है वो सूचना भेजे जानी चाहिए। 7 डे के अंदर जो है वो सूचना भेजी जाएगी। क्या भेजी जाएगी, कंपनी द्वारा संबंधित अंकेक्षक को उसकी नियुक्ति की सूचना 7 दिन के भीतर भेजी जाएगी। यानी जिसको भी आप अपनी कंपनी का ऑडिटर नियुक्त कर रहे हैं उसको 7 दिन के भीतर उसको सूचना भेजेंगे, तथा कंपनी रजिस्ट्रार को कितने दिनों के अंदर सूचना भेजेंगे, वो आप भेजेंगे 15 दिनों के अंदर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मोस्ट हो जाते हैं। पूछा जा सकता है कि कितने दिनों के अंदर जो है ऑडिटर को सूचना भेजनी है उसकी नियुक्ति की, 7 दिन के भीतर। और अपने एक नया ऑडिटर नियुक्त किया है तो कंपनी के रजिस्ट्रार को जो है वो आप सूचना कितने दिनों के अंदर भेजेंगे, वो हो गई आपकी 15 दिनों के भीतर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया कंपनी अधिनियम 139(1). ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। देखिए 139(2) के बारे में चर्चा करते हैं। 139
2 के बारे में अपन चर्चा करते हैं। अकेक्षक का कार्यकाल क्या रहेगा, ठीक है। तो अकेक्षक की नियुक्ति और कार्यकाल 139 के अंदर ही आता है। तो यदि किसी कंपनी के अकेक्षक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो उसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष तक रहता है। यदि कंपनी के अकेक्षक के रूप में किसी फर्म की नियुक्ति की जाती है तो भी जो है वो उसकी नियुक्ति जो है 5 वर्ष कि 2 निरंतर अवधि के लिए की जा सकती है। यानी अगर आप किसी व्यक्ति को ऑडिटर नियुक्त कर रहे हैं तो वो जो है वो 5 साल तक उस कंपनी का ऑडिट कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी फर्म को जो है वो नियुक्त कर रहे हैं तो वो 5 साल यानी 2 बार कंटिन्यू जो है वो यानी 10 साल तक जो है वो कंपनी की ऑडिट कर सकती है। तो ये एक जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। इसके अंदर हमने देख लिया कि अगर व्यक्ति को कर रहे हैं तो 5 वर्ष, अगर यदि फर्म को कर रहे हैं तो फर्म 5 वर्ष जो है वो कंटिन्यू अपनी ऑडिट कर सकती है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कंपनी अधिनियम 139 का भाग 3 देखते हैं अपन। भाग 3 के अंदर क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भाग 3 आ गया अपना। भाग 3 क्या कहता है, किसी भी कंपनी में 1 से अधिक अकेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाग 4 क्या कहता है, अब भाग 4 की बात करते हैं। तो भाग 4 क्या कहता है कि यदि किसी कंपनी में 1 से अधिक ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है तो ऐसी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा नियमानुसार ही की जानी चाहिए, ये कहता है 4। अब बात करते हैं 5 नंबर की। 139 में 5 नंबर क्या कहता है कि सरकारी कंपनी के नियमित अकेक्षक की नियुक्ति, ये आपका मोस्ट है। ये आ गया अपना सरकारी कंपनी का, ठीक है। सरकारी कंपनी क्या कहता है कि वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिन के भीतर कैग के द्वारा की जाएगी, ठीक है। कब की जाएगी, वित्तीय वर्ष के 180 दिन के अंदर। कौन करेगा नियुक्ति, कैग करेगा, सीएजी करेगा। ये दोनों ही बात आपके लिए मोस्ट है। सरकारी कंपनी के अंदर ऑडिटर की नियुक्ति धारा होगी 139(5), वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के 180 दिन के भीतर कौन करेगा, कैग करेगा, सीएजी करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही मोस्ट लाइनें हैं जो आपको बताई जा रही है। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपने पढ़ लिया कि 139(5) के अंदर जो है वो सरकारी कंपनी के अंदर ऑडिटर की नियुक्ति 180 दिन के भीतर और सीएजी को करनी है, कैग को करनी है। अब 139(6) के अंदर क्या दिया हुआ है देखिए। 139(6) क्या कहता है, निजी कंपनी के प्रथम अकेक्षक की नियुक्ति, यानी निजी कंपनी है उसके प्रथम अकेक्षक की नियुक्ति जो किस प्रकार की जाएगी। निजी कंपनी के प्रथम अकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा कंपनी के पंजीयन के 30 दिन के भीतर करनी है। यदि निजी कंपनी है आपकी और आप प्रथम ऑडिटर की नियुक्ति कर रहे हो, प्रथम ऑडिटर की अगर आप नियुक्ति कर रहे हो तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के भीतर आपको ये जो सारा कार्य संपन्न कर लेना है, ठीक है। धारा हो गई 139(6) और टाइम हो गया 30 दिन का रजिस्ट्रेशन के बाद। अब बात करते हैं दूसरी, इसी के अंदर यदि संचालक मंडल द्वारा प्रथम अकेक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो उसे अकेक्षक की नियुक्ति सदस्यों द्वारा 90 दिन के भीतर करनी है। कौन करेंगे, अगर संचालक मंडल नहीं करता है, इसी निजी कंपनी की बात कर रहे हैं, अगर संचालक मंडल पंजीयन के 30 दिन के अंदर नियुक्ति नहीं कर पाता है तो सदस्य जो है वो कंपनी के वो 90 दिनों के भीतर जो है वो क्या करेंगे, ऑडिटर की नियुक्ति साधारण सभा में करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक मोस्ट लाइन होगी, तो इसको भी आपको जो है वो ध्यान से देखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंपनी अधिनियम 139 के भाग 7 की। 139(7) के अंदर क्या कहा गया है देखिए, सरकारी कंपनी के प्रथम अकेक्षक की नियुक्ति, अभी हमने बात की थी निजी कंपनी की तो 30 दिन के और 90 दिन के भीतर। अब सरकारी कंपनी की बात करते हैं कि सरकारी कंपनी के जो ऑडिटर है उसकी नियुक्ति कितने दिनों के अंदर होनी चाहिए। तो सरकारी कंपनी के प्रथम ऑडिटर की, यानी अब फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहे हैं अपन, प्रथम ऑडिटर की बात कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। प्रथम ऑडिटर की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा, सीएजी करेगा, सरकारी है तो। कैग करेगा, कब करेगा, 60 दिन के भीतर करेगा, 6 डे के अंदर करेगा। सरकारी कंपनी के प्रथम अकेक्षक की नियुक्ति कैग द्वारा कंपनी के पंजीयन के 60 दिन के भीतर की जाएगी, ठीक है। यदि अकेक्षक की नियुक्ति सीएजी द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं की जाती है तो अकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल करेगा 30 दिन के भीतर। देखिए सबसे पहले 60 दिन के भीतर कौन करेगा, प्रथम अकेक्षक की नियुक्ति कैग करेगा।
अगर वो नहीं कर पाते हैं तो 30 दिन के भीतर कौन करेगा, फिर संचालक मंडल करेगा। ठीक है, संचालक मंडल को करनी होगी। ठीक है, यदि संचालक मंडल भी नहीं कर पाता है, यदि संचालक मंडल भी, यानी पहले सीएजी करेगा कितने दिनों के अंदर, 60 दिन के अंदर, फिर सीएजी अगर केग नहीं कर पाया तो संचालक मंडल करेंगे 30 दिन के भीतर, और संचालक मंडल द्वारा उस अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है तो सदस्य करेंगे फिर कितने दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर कौन करेंगे, कंपनी के सदस्य जो है वो इसकी नियुक्ति करेंगे। तो तीनों ही बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अगर सबसे पहले करेगा कौन करेगा, कैग करेगा 60 दिन के भीतर, सरकारी कंपनी की बात कर रहे हैं, धारा 139 7 है। केग ने अगर 60 दिनों के भीतर नहीं की तो संचालक मंडल को करनी होगी 30 दिन के भीतर, और अगर संचालक मंडल भी 30 दिन के अंदर नियुक्ति नहीं कर पाता है तो 60 दिन का टाइम और मिलता है, तो कंपनी के सदस्य जो है वो साधारण सभा के अंदर जो है वो असामान्य साधारण सभा के अंदर इसकी नियुक्ति करेंगे। तो ये हो गया अपना सरकारी कंपनी के अंदर प्रथम ऑडिटर की नियुक्ति। एक तो होता है ऑडिटर की नियुक्ति और एक होता है प्रथम ऑडिटर की नियुक्ति। तो ये बात भी आपको जो है वो ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अपन 139 का भाग 8 है, अकेक्षक की आकस्मिक रिक्ति, यानी अगर आकस्मिक कोई रिक्ति हो जाती है, कंपनी का ऑडिटर जो है वो किसी कारणवश अचानक जो है कहीं चला जाता है तो क्या करेंगे, तब उसकी पूर्ति कैसे करेंगे। तो देखिए, निजी कंपनी की दशा में अकेक्षक की आकस्मिक रिक्तता की पूर्ति संचालक मंडल को करनी होगी कितने दिनों के अंदर। यदि निजी कंपनी है तो कौन करेगा, संचालक करेगा। भाई संचालक को ही करनी पड़ेगी, निजी है तो संचालक मंडल कितने दिनों के भीतर करेगा, 30 दिन के भीतर करेगा। ठीक है, पहली बात हो गई, 30 दिन के भीतर निजी कंपनी के अंदर संचालक मंडल करेगा। दूसरी बात की बात करते हैं अपन, दूसरी क्या बात है, दूसरी बात यह है सरकारी कंपनी की दशा में जो है वो कौन करेगा, कैग करेगा, वो भी कितने दिनों में, वो भी 30 दिनों में करेगा। ठीक है जी। अब अगर कैग नहीं कर पाता है तो फिर जो है वो संचालक मंडल करेंगे कितने दिनों में, वो भी 30 दिनों में ही करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई अपनी दूसरी बात कि भाई निजी कंपनी के भी 30 दिन का टाइम है और सरकारी कंपनी को भी 30 दिन का टाइम है। अब धारा 139 9 की बात करते हैं। धारा 139 9 क्या कहती है, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर अध्यक्षक की पुनर्नियुक्ति किया जा सकता है, यानी कुछ विशेष परिस्थितियों को अगर छोड़ दें तो कोई भी ऑडिटर है उसको दोबारा भी अपन जो है वो नियुक्त किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि ऑडिटर की पुनर्नियुक्ति की धारा कौन सी है, धारा 139 9 ऑडिटर की पुनर्नियुक्ति। ठीक है, अब नेक्स्ट धारा की बात करते हैं 139 10। 139 10 ये कहती है कि यदि किसी वार्षिक साधारण सभा में अध्यक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं की जाती है तो विद्यमान अध्यक्षक ही अध्यक्षक बना रहेगा। यानी अगर नए ऑडिटर की नियुक्ति नहीं हो पाती है, तो यदि न्यू ऑडिटर की नियुक्ति नहीं हो पाती है तो पुराना ऑडिटर जो है वो बना रहेगा। ठीक है, ये कहती है धारा 139 10। अब बात करते हैं धारा 139 11 की। 11 क्या कह रही है, 11 कह रही है कि अध्यक्षक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। अध्यक्षक जो है वो समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। यदि किसी कंपनी में धारा 177 के तहत अध्यक्षक की नियुक्ति को गठन कर रखा गया है तो उस कंपनी के प्रत्येक अध्यक्षक की नियुक्ति अध्यक्षक समिति की सिफारिश के आधार पर ही की जाएगी। ये हो गई धारा 139। तो दोस्तों अब अपनी जो है वो धारा 139 के जो 11 भाग थे वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन धारा 140 के बारे में कि धारा 140 जो है वो अपने को क्या कहती है। धारा 140 है पद से हटाना, यानी ऑडिटर को पद से हटाने के लिए क्या नियम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑडिटर को पद से हटाना समय से पूर्व है। ठीक है, अध्यक्षक का निष्कासन अथवा पद त्याग, ये हो गई 140। अब 140 क्या कह रही है, 140 हो गई और 140 का भाग हो गया 1 नंबर। अध्यक्षक को उसका कार्य पूर्ण होने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति से विशेष प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। पहली बात तो क्या करनी है अपने को, केंद्र से अनुमति लेनी है, केंद्र से, और फिर दूसरा काम क्या करना है, विशेष प्रस्ताव लाना होगा, तभी अपन जो है हटा सकते हैं। ये कहती है कंपनी धारा 140 1 कहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी
कि धारा 140 2 की 140 2 क्या कहती है अपने को, 140 2 ये कह रही है कि यदि कोई अपेक्षक कार्यकाल पूर्ण होने से पहले पद त्याग करना चाहता है तो इस्तीफा देने के 30 दिन के भीतर एक निर्धारित प्रारूप में कंपनी तथा रजिस्ट्रार के पास अपना विवरण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि कंपनी कोई सरकारी कंपनी है, यदि कंपनी कोई सरकारी कंपनी है तो ऐसे में के पास भी प्रस्तुत करना होगा। यानी अगर कोई ऑडिटर भाई अपनी मर्जी से जानबूझ के त्याग पत्र देना चाहता है तो 30 दिन के अंदर जो है वो कंपनी के रजिस्ट्रार को जो है वो निर्धारित प्रपत्र के अनुसार जो है वो सूचना देनी होगी। अगर सरकारी कंपनी है तो केग को ये सूचना देनी होगी, ये कहती है धारा 140 2। अब बात करते हैं धारा 140 3 की। तो धारा 140 3 क्या कहती है, देखिए धारा 140 3 ये कहती है कि यदि किसी अपेक्षक ने धारा 140 2 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो उस अपेक्षक को 5 लाख रुपए यानी 50,000 से लेकर 50,000 से 5 लाख तक का जो है वो क्या दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है अगर उसने क्या कर दी 30 दिन के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार को या सरकारी कंपनी में सीएजी यानी केग को सूचना नहीं दी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है कि कितना दंड हो सकता है अगर धारा 140 2 का उल्लंघन किया जाता है। तो ये हो गई अपनी धारा 140 हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट धारा की। नेक्स्ट धारा जो अपनी है वो कौन सी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो धारा है वो है अपनी धारा 140। ठीक है, धारा 140 तो अपनी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट धारा अपनी है 141। धारा 141 योग्यता अयोग्यता यानी ऑडिटर की क्या योग्यताएं होगी, ऑडिटर की क्या अयोग्यताएं होगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धारा 141 एक के। 141 तो हो गई अपेक्षक की योग्यता अयोग्यता। अब एक नंबर क्या कहती है, अभ्यासरत सीए होने चाहिए। ठीक है, क्या कह रही है धारा 141 ये कहती है कि योग्यता में एक नंबर योग्यता क्या है, वो अभ्यासरत सीए होना चाहिए, प्रैक्टिस सीए होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई एक नंबर। अब 2 नंबर क्या कह रही है, 2 नंबर ये कह रही है कि एक फर्म जिसकी संपत्ति दायित्व और साझेदारी फर्म भी सम्मिलित होती है तो कंपनी अपेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो उसके वे साझेदार अपेक्षण कार्य करेंगे जो अभ्यासरत सीए हैं। ये हो गई 2 नंबर। अब 3 नंबर क्या कहती है, धारा 141 3 ये कहती है कि निम्नलिखित व्यक्ति अपेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि देखिए धारा 141 1 और 2 ये तो दोनों क्या हो गई, योग्यता हो गई। योग्यता तो होगी वो सीए होना चाहिए, प्रैक्टिस सीए होना चाहिए। अगर फर्म है तो भी फर्म के सदस्य जो प्रैक्टिस सीए है वो फर्म कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं। फिर 141 3 और 141 4 ये दोनों क्या हो गई, अयोग्यता के बारे में हो गई कि क्या क्या अयोग्यता होनी चाहिए, तो किसको नियुक्त नहीं किया जा सकता। 141 3 क्या कहती है, 141 3 कहती है कि एक समामेलित संस्था को नहीं किया जा सकता, कंपनी का अधिकारी अथवा कर्मचारी कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता, कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी का साझेदार अथवा कर्मचारी भी नहीं हो सकता, वह व्यक्ति जिसके पास कंपनी की 1000 से अधिक की प्रतिभूतियां हैं वो भी कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता है, वह व्यक्ति जिसने कंपनी से 5 लाख रुपए से अधिक का ऋण ले रखा है वो भी कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता है, वह व्यक्ति जिसने 1 लाख रुपए से अधिक की गारंटी दे रखी है वो भी जो है वो कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता, वह अभ्यासरत सीए जो पहले से 20 कंपनियों में अध्यक्षण के रूप में नियुक्त है वह भी कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता। ये बहुत ही मोस्ट लाइन है कि ऐसा ऑडिटर प्रैक्टिस सीए जिसने पहले से 20 कंपनियों की ऑडिट वो कर रहा है, यानी 20 कंपनियों में ऑडिटर के रूप में नियुक्त है, वो भी जो है वो इस कंपनी के अंदर ऑडिटर के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट है वह व्यक्ति या फर्म जिसकी कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसायिक संबंध है वो भी नहीं हो सकता, और वह व्यक्ति जो किसी न्यायालय में कपटपूर्ण अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ है तथा दोष सिद्ध होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक जो है वो किसी भी कंपनी का ऑडिटर नियुक्त नहीं हो सकता। दोषी को 10 वर्ष तक की सजा दी जाती है, यानी 10 वर्ष तक वो किसी भी कंपनी का ऑडिटर जो है वो नियुक्त नहीं हो सकता अगर वो दोषी पाया जाता है तो अब बात करते हैं 141 अपनी जो है वो 4 नंबर भाग की बात करते हैं। 141
104 क्या कहता है कि यदि ये भी अयोग्यता से ही संबंधित है, 141(3) और 141(4) जो है वो दोनों ही अयोग्यता से ही संबंधित है, तो यदि किसी व्यक्ति को अकेक्षक नियुक्त होने के बाद धारा 143(3) की अयोग्यता प्राप्त हो जाती है तो उसे अपने कार्यभार छोड़ना होगा तथा ऐसे खाली जगह को अकेक्षक की आकस्मिक रिक्तता मानी जाएगी। यानी मान लीजिए आपने किसी को ऑडिटर नियुक्त कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो है धारा 141(3) के तहत बताई गई कोई भी अयोग्यता आ जाती है तो उसे जो है वो कंपनी के ऑडिटर के पद से जो है वो कार्य मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 142 के बारे में। 142 धारा नंबर क्या कहती है? धारा 142 क्या कहती है? देखिए, ये कहती है कंपनी अकेक्षक का पारिश्रमिक, यानी जो ऑडिटर आप नियुक्त कर रहे हो उसको क्या फीस देनी है, उसका पारिश्रमिक तय होगा धारा 142 के अंदर। ठीक है, तो ये भी मोस्ट धारा है। कंपनी के अकेक्षक का पारिश्रमिक वार्षिक साधारण सभा में निर्धारित किया जाएगा, किंतु प्रथम सदस्य द्वारा अकेक्षक का पारिश्रमिक संचालक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसका भुगतान कंपनी करेगी। देखिए, पारिश्रमिक का भुगतान कौन करेगी? कंपनी। और निर्धारित कौन करेगी? संचालक मंडल। और वार्षिक साधारण सभा में जो है पारिश्रमिक निर्धारित किया जाएगा, और प्रथम बार है तो संचालक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो ये होगी धारा 143 अपनी कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट धारा के बारे में। नेक्स्ट जो धारा है अपनी वो है 143 क्या कहती है? देखिए, धारा 143 क्या कहती है? 143 अकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य। 143 के अंदर आगे ऑडिटर के अधिकार एवं कर्तव्य, तो 143(1) क्या कहती है इसके अंदर? देखिए, कंपनी के प्रत्येक अकेक्षक को कंपनी के लेखा पुस्तकों प्रमाणकों तक हर समय पहुंचने का अधिकार है। यानी कंपनी की जो फाइलें हैं, जो लेखा पुस्तकें हैं, वो जो प्रमाणक है उस तक पहुंचने का अधिकार है, वो भी हर समय, तथा उसे कंपनी के अधिकारियों से सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने का भी अधिकार है। धारा 143(1) कहती है। इसके बाद धारा 143(6) क्या कहती है? देखिए, धारा 143(6) कहती है कि के को सरकारी कंपनी के अकेक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर पूरक अकेक्षक करने का अधिकार है। यानी अगर सीएजी यानी के को किसी कंपनी की अकेक्षक ऑडिट रिपोर्ट मिल जाती है तो उसके 60 दिन के भीतर वो क्या करवा सकता है? पूरक अकेक्षण यानी पूरक ऑडिट भी वो करवा सकता है 143(6) के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है अपने 143(8). 143(8) क्या कहती है कि कंपनी के अकेक्षक को कंपनी की शाखा पुस्तकों तक पहुंचने तथा अकेक्षण का अधिकार है। यानी कंपनी की अगर कोई शाखा है, जैसे एक दिल्ली के अंदर कंपनी है और उसने राजस्थान के अंदर अपनी एक शाखा खोल रखी है, तो वहां तक भी उसे पहुंचने का अधिकार है। अब 143(12) क्या कहती है? देखिए, यदि किसी अकेक्षक को कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किए गए कपटपूर्ण कार्यों का पता लगता है तो वह उसकी सूचना कितने दिनों के भीतर? 60 दिनों के भीतर आरसीओ तथा केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा। 60 दिन इसके अंदर जो है वो मोस्ट लाइन है। नेक्स्ट है अपनी धारा 143(15). धारा 143(15) क्या कहती है कि यदि किसी अकेक्षक ने धारा 143(12) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो उस अकेक्षक को 1 लाख से लेकर 25 लाख तक का दंड दिया जा सकता है। अगर किसी ने क्या किया है, 1 से 25 लाख तक का क्या दिया जा सकता है? दंड दिया जा सकता है, अगर कपट की सूचना नहीं दी है 60 दिन के भीतर। ठीक है, तो ये अपनी धारा हो गई 143 कंप्लीट। अब बात करते हैं धारा 144 के बारे में कि धारा 144 क्या कहती है। धारा 144 क्या कह रही है? देखिए, क्या कह रही है कि अकेक्षक द्वारा न की जाने वाली सेवाएं, यानी ऐसी कौन कौन से कार्य है जो ऑडिटर नहीं करेगा। ऑडिटर जो है वो लेखांकन व पुस्तपालन नहीं करेगा, आंतरिक ऑडिट नहीं करेगा, विनियोजन बैंकिंग सेवाएं नहीं करेगा, बीमा संबंधी सेवाएं नहीं देगा, प्रबंध सेवाएं भी नहीं देगा, और किसी वित्तीय सूचना प्रणाली का डिजाइन एवं उसे लागू भी नहीं करेगा। तो ये सारे कार्य जो है वो ऑडिटर नहीं करेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या कार्य नहीं करेगा। लेखांकन और पुस्तपालन का कार्य नहीं करेगा, आंतरिक ऑडिट भी नहीं करेगा, बैंकिंग की कार्य भी नहीं करेगा, बीमा संबंधी कार्य भी नहीं करेगा, प्रबंधन का कार्य भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कार्य नहीं करेगा। ये हो गई अपनी 145। अब बात करते हैं 146 की, 144 हो गई अपनी। 145 क्या कह रही है?
रिपोर्ट पर हस्ताक्षर, रिपोर्ट पर हस्ताक्षर, अकेक्षक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना, यानी ऑडिटर जो है जो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा उसके नीचे अपने क्या करेगा, हस्ताक्षर भी करने होंगे। नेक्स्ट 146 एजीएम में भाग लेने का अधिकार भी है। कंपनी अकेक्षक को वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित रहने का अधिकार है। अब बात करते हैं 147 की, तो 147 क्या कह रही है, दंड कह रही है, ठीक है। उल्लंघन करने पर दंड क्या क्या मिलेंगे, तो 147 के अंदर क्या है, दंड है। और क्या क्या दंड मिल सकते हैं, एक नंबर है, यदि किसी कंपनी ने धारा 139 से धारा 146 तक के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो उस कंपनी को 25,000 से 5 लाख तक का जुर्माना दिया जा सकता है। और तथा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को 1 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपए का जुर्माना भी दिया जा सकता है। ये हुई एक नंबर। अब बात करते हैं 147 में 2 नंबर क्या कहती है कि यदि किसी एक ऑडिटर द्वारा धारा 139, धारा 143, धारा 144, धारा 145, धारा 146 का उल्लंघन किया जाता है तो उसे अकेक्षक को 5,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का दंड दिया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गई अपनी लगभग सारी ऑडिट 147 तक हो गए, दंड की यही प्रावधान है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट के बारे में, जो है अपनी धारा 148। 148 क्या कहती है, लागत अकेक्षण यानी कॉस्ट ऑडिटिंग भी इसके अंदर 148 के अंदर की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना हो गया, नेक्स्ट हो गया एक और मोस्ट है, धारा 233 है जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत है। और उसके उस 156 के तहत 233 ए के अंदर जो है वो विशेष ऑडिट जो है वो करवाई जा सकती है। तो ये हो गई दोस्तों आपके कंपनी अधिनियम 2015 के अनुसार जो धाराएं हैं वो। तो बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक और नई वीडियो में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।